राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर बड़ी दोपहरी में फिर तो स्वागत और सुना दो क्या तारे कलर को आ रहे हैं स्वाद। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर भाई क्लर्क के बम्पर पदों के ऊपर भर्ती निकल के आ गई। लगभग 1250 पद हैं और बिना सीईटी के ये भर्ती और सभी के सभी साथी हैं इस भर्ती के ऊपर टूट के पड़ चुके हैं, क्योंकि हर एक साथी है जिसका भी सीईटी के अंदर हाथ तंग था वो सारे के सारे इस भर्ती के लिए फार्म पक्का भरेंगे। इस भर्ती की पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों को पहले बना के बता चुका हूं कि 50 नंबर की जीके आएगी, 50 नंबर की इंग्लिश आएगी। आज की वीडियो के अंदर हम लोग आज की क्लास के अंदर जो ये आपका कोर्ट क्लर्क का जो आपका एग्जाम हुआ था आपका 24 नवंबर 2022 को, मतलब 2022 के बाद इसका कोई भी एग्जाम नहीं है। 2022 के बाद ये ना ये भर्ती आई है, 2022 का तो पहली बार ये भर्ती आई है, ठीक है। तो इसका हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने का काम करेंगे। जो जो एमसीक्यू जीके के इसके अंदर पूछे गए थे वो सारे के सारे एमसीक्यू आप निपटाएंगे। साथ में ये भी आप लोगों को बताऊंगा करंट के कितने पर्सन थे, जीके के पर्सन किस लेवल के आने लग रहे हैं। आपको खुद को पता लग जाएगा कि हाँ भाई जीके के पर्सनों का लेवल ये जो साथी एसएससी की जिन्होंने तैयारी की हुई है, जिसने इंडिया जीके के अंदर जिसका हाथ ठीक है, मतलब मजबूत हाथ है, वो इजीली लपेट देगा। पेपर का लेवल बहुत इजी आने लगेगा। कट ऑफ भी सारी 53-54 नंबर पे लगती भाई। 100 में से जिसके 53-54 नंबर आ गए इजीली पेपर निकाल देता है, कोई दिक्कत परेशानी आती नहीं पार्थ, और तुम्हारा भी इजीली निकलवा दूंगा। बस ध्यान से देखो, आज की क्लास को ध्यान से देख लेना, ठीक है। सारे पर्सनों की पीडीएफ आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जॉब्स टारगेट के नाम से सर्च कर लेना। टेलीग्राम के ऊपर 2,63,000 सब्सक्राइबर मिलेंगे, उधर आपको इन पर्सनों की पीडीएफ मिल जाए। देखो पहले पर्सन से, हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र और बैसाख के महीनों में कौन सी ऋतु आती है, प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। जो साथी मेरे से इंडिया जी के पहले पढ़ चुके हैं बैच वगैरह के अंदर या यूट्यूब के ऊपर भी जिन्होंने पढ़ी, तो उन साथियों को इसका मतलब पता भी हो, मतलब क्या कुछ मैं आपको बताता हूं। देखो हमारे यहां पर अलग अलग टाइप की ऋतुएं होती हैं। वसंत ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी, वर्षा ऋतु होगी, शीत ऋतु होगी। तो अलग अलग टाइप की क्या हमको यहां पर ऋतुएं देखने को मिलती हैं। तो उन ऋतुओं के अनुसार आप लोगों से पूछा है कि भाई आपके चैत्र और बैसाख के महीने में, चैत्र का महीना कौन सा होता है जी, जो मार्च से मई का जो महीना होता है ना, उसी को चैत्र और बैसाख के महीने बोलते हैं। चैत्र मार्च वाला होता है मेनली, बैसाख आपका मतलब अप्रैल मई वाला, बैसाखी आप लोगों ने सुना फेस्टिवल, तो वही वाला सारा यही है। तो उस टाइम में कौन सी ऋतु आती है आप खुद बताओ, खुद दिमाग के अंदर सोच के बताना कौन सी आती है। वसंत ऋतु हमको देखने को मिलती है भाई। वसंत ऋतु के अंदर क्या पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते उगने स्टार्ट हो जाते हैं। टोटल हमारे पास कितने टाइप की ऋतुएं, 6 टाइप की ऋतुएं हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है। अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है कि हमारे वातावरण या पर्यावरण के अंदर कितनी टाइप की ऋतुएं हैं, 6 टाइप की ऋतुएं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ऋतु पूछता है एग्जामिनर, वो ये पूछता है हेमंत ऋतु किस महीने के अंदर आती है। अब किसी भी बच्चे ने, बहुत कम बच्चे जिन्होंने जो डीपली जीके पढ़ते हैं उन्हीं को पता होता है हेमंत ऋतु किस महीने के अंदर आती है। तो जो आपका नवंबर वाला जो महीना ना, नवंबर से जनवरी वाला, उस महीने के अंदर आपको हेमंत ऋतु देखने को मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनर पूछता है, तो इस चीज को हल्के में मत लेना, ठीक है। और अगर आपसे हिंदू कैलेंडर के अनुसार महीना पूछेगा तो कौन सा होगा, माघ शीर्ष का और आपका जो पौष का महीना होता है, उस महीने को हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन सी ऋतु का होता है, हेमंत ऋतु। हर साल पूछता है, सीजीएल के अंदर मल्टीपल टाइम आ चुका है, तो इसको अच्छे से याद रखना। एक ऋतु पूछता है शिशिर ऋतु। शिशिर तो आपको सबको ही पता है, शिशिर ठंड लगना, ठीक है। तो शिशिर से बन गया आपकी शीत ऋतु। शीत ऋतु कब आती है, जनवरी फरवरी के महीने के अंदर, जनवरी से फरवरी के बीच में वही रहती है। यानी ये आपकी कौन सी हो जाएगी, जनवरी टू फेब के महीने के अंदर हमें कौन सी ऋतु देखने को मिलती है, शिशिर ऋतु देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछ ले ग्रीष्म ऋतु की, अगर हम लोग बात करें, गर्मियों का मौसम, अभी जो मौसम चलने लग रहा है कौन सा चलने लग रहा है, गर्मियों का। और जो जून का महीना होता है, जैसे जून, जय को क्या बोलते हैं, ज्येष्ठ का महीना, यानी नॉर्मल हरियाणवी में बोलते हैं जेठ का महीना, ठीक है। तो यानी जो ज्येष्ठ से लेकर जो हमारा आषाढ़ का महीना होता है, यानी मई से लेकर जो जुलाई तक का कारोबार है, मई टू जुलाई, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन सा है, ज्येष्ठ से लेकर आषाढ़ का जो महीना है, ये हमारा किसके अंदर आता है, ये हमारा आपका ग्रीष्म ऋतु के अंदर हमको देखने को मिलता है। तो ये ऋतुएं बकायदा आपको याद रखनी है विद इनका हिंदू कैलेंडर। भाई हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये कौन सा महीना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि मैं आप लोगों को करवाने लग रहा हूं, ठीक है जी। अब एक मैक्सिमम जो एक मतलब एक डिफरेंस है वो और याद रखना। एक तो होती है आपके पास शिशिर ऋतु, एक होती है आप लोगों के पास शरद ऋतु,
इसके अंदर भी मैक्सिमम बच्चे प्रश्न गलत करते हैं, शरद और शिशिर के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। शरद ऋतु के अंदर भी है मैक्सिमम बच्चे कौन सा ठोक देते हैं, जनवरी फरवरी का महीना ठोक जाते हैं। शरद ऋतु भाई जनवरी फरवरी के महीने के अंदर नहीं, जो आपका सितंबर से नवंबर तक का जो महीना होता है जिस टाइम धान निकाले जाया कराएं, ठीक है, उस महीने को शरद ऋतु का सीजन बोलते हैं। लिखेंगे सभी साथी, सितंबर से लेकर जो आपका नवंबर तक का जो महीना होता है, ठीक है, यानी जो कार्तिक का महीना हो गया, एक तरीके से आश्विन कार्तिक के महीने होते हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को हिंदू कैलेंडर जब करवाया था बैच के अंदर, तब आप लोगों को करवाया भी था आश्विन एंड कार्तिक। कैसे याद रखोगे, देखो आश्विन का महीना कौन सा होता है, जिसके अंदर हमारा दशहरा फेस्टिवल आता है। अक्सर एग्जामिनर पूछता है कि दशहरा त्योहार किस हिंदू महीने के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, तो आश्विन के अंदर। किसकी क्या ट्रिक बताइए, 80 विन हो गए, ठीक है, 80 पंजाबी भाषा के अंदर 80 विन हो गए भाई, जीत गए, ठीक है। कार्तिक के अंदर क्या, कार तक, दिवाली के ऊपर इतने बॉम्ब फोड़े जाते हैं कि मैं अपनी कार तक भी नहीं जा पाता, यानी कार्तिक महीने के अंदर दिवाली सेलिब्रेट होती है। और ये आपकी कौन सी, शरद ऋतु के अंदर। तो शरद और शिशिर कंफ्यूज मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले प्रश्न के ऊपर चलें, चलो जी। अगला प्रश्न हमको देखने को मिलता है, होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक द्वारा है बेलगाम में, और बाद में एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में किस वर्ष के अंदर करी गई थी। यह प्रश्न आप लोगों से पूछा है। देखो मैक्सिमम हर एक साथी को पता है कि होम रूल की स्थापना है या फिर होम रूल की शुरुआत है वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इन दोनों ने मिलकर की थी। हर एक साथी को यह चीज पता है। लेकिन जिन साथियों ने डीपली इंडिया जीके निपट रखी, अब उन साथियों को यह नहीं पता कि बाल गंगाधर तिलक ने अलग होम रूल लीग की स्थापना करी थी, एनी बेसेंट ने अलग होम रूल लीग की स्थापना करी। दोनों ने अलग अलग जगह करी थी। बाल गंगाधर तिलक ने पहले करी थी और एनी बेसेंट ने बाद में करी थी। तो दोनों के अंदर फर्क है, ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो अभी बात करते आओ। देखो बाल गंगाधर तिलक ने आपकी 1916 के अंदर करी थी, 1916 के अंदर बेलगाम। बेलगाम कौन सी जगह, कहां पर है बेलगाम, आपका कर्नाटक के अंदर पड़ता है। बेलगाम आपको अधिवेशन याद है या नहीं है, कांग्रेस का 1924 का अधिवेशन याद करो, महात्मा गांधी ने जिसकी अध्यक्षता करी थी। अक्सर इंडिया जीके के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा करी गई थी। साल 1924 का कांग्रेस का जो बेलगाम अधिवेशन था। कैसे याद रखोगे, महात्मा गांधी जी के उसके अंदर लगाम हो गए थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, सारा सिस्टम पाट दिया था। फिर उसके बाद क्या, उनको किसी अधिवेशन के अंदर अध्यक्षता दी नहीं गई। इस तरीके से यानी बेलगाम कर्नाटक के अंदर अधिवेशन हुआ था। यानी यहीं पर क्या बाल गंगाधर तिलक ने क्या है आपकी ये जो होम रूल है इसकी स्थापना करी थी भाई। इन्होंने ये जो मतलब इनका जो कार्य क्षेत्र था, अक्सर कार्य क्षेत्र भी पूछ लेता है एग्जामिनर, तो बाल गंगाधर जो तिलक का कार्य क्षेत्र था वो 4 अलग अलग जगहों के पास था। एक तो महाराष्ट्र के अंदर था। महाराष्ट्र के अंदर खास बात ये जो एग्जामिनर पूछ लेता है, मुंबई को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र के अंदर बाल गंगाधर तिलक का कार्य क्षेत्र था, यानी जहां पर ये आपके मतलब कि यो क्या बोला कर होम रूल लीग को फैलाने का काम करने लगे रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो मुंबई क्षेत्र है इसको छोड़कर, ठीक है, बाकी पुणे वगैरह था, ठीक है, और अंधेरी थी या जो और भी था अंधेरी ईस्ट वेस्ट, उन सारों को इसने कवर अप कराया। लेकिन सिर्फ जो मुंबई क्षेत्र था उसको छोड़ दिया। ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि मुंबई क्षेत्र के अंदर मतलब मुंबई क्षेत्र है कौन से होम रूल लीग कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र था, तो हम लोग बोलेंगे एनी बेसेंट का, ठीक है। अक्सर बच्चे क्या सोचते हैं महाराष्ट्र के अंदर देखे मुंबई है, महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र तो भाई इसका था बाल गंगाधर तिलक का, और गलत कराते पेपर के अंदर। तो इस फैक्ट को थोड़ा अच्छे ध्यान में शांत रखना, ठीक है। अगला आता हमारे पास कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर तो इन्होंने स्टार्ट करी थी, कर्नाटक बेलगाम कर्नाटक के अंदर हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा एक मध्य प्रांत नाम से जगह है, ठीक है, वहां पर भी इन्होंने स्टार्ट करी थी, लेकिन इन जगहों के नाम नहीं पूछता। एक बरार नाम की जगह है, यहां पर भी स्टार्ट करा था। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र और कर्नाटक, आपको 2 याद रखना, ये पक्के पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट ने आपका स्टार्ट करी थी सितंबर 1916 के अंदर भाई, ठीक है। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 के अंदर होम रूल लीग की स्थापना करी थी, ठीक है। और ये जो एरिया थे, जिन जिन एरियो के अंदर है बाल गंगाधर तिलक ने काम किया था, इन एरियो को छोड़ के जितने भी एरिया बच गए उन एरियो के अंदर किसने, एनी बेसेंट ने काम करने का काम करा था। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसकी एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो अप्रैल 1916, ठीक है। आपसे भी पूछ लेता है, कई बार एग्जामिनर ने पूछ रखा है कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक में से किसने होम रूल लीग की स्थापना पहले करी, तो क्या लिखोगे, बाल गंगाधर तिलक ने। कैसे याद रखोगे, बाल से बढ़िया बालक है भाई, बालक ना पहला स्थापना करने दो यार, क्या दिक्कत होगी, कोई बात कोई बड़ी इतनी लंबे चौड़े तो काम में कौन भाई, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको याद रखेंगे। तो होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में, मद्रास कहां पर पड़ता हमारा, जिसको वर्तमान चेन्नई के नाम से जानते, तमिलनाडु के अंदर, कब हुई थी आपकी, साल 1916 के अंदर ही दोनों के द्वारा स्थापना करी थी। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक और सितंबर 1916 के अंदर एनी बेसेंट के द्वारा। तो दोनों के नाम याद हो गए, डीपली पढ़ोगे ना तब बात बनेगी भाई, वरना नैया वहीं पे खिंड जाएगी,
ठीक है। और उसको जो क्वेश्चनों की इंग्लिश है इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ो, क्योंकि भाई मतलब कि कई बार हमने ये भी देखा है इसी के अंदर हरियाणा हाईकोर्ट का जो पेपर है कि कई बार एग्जामिनर हिंदी नहीं देता, ओनली इंग्लिश के अंदर जिक्के दे देगा। तो अगर आप मतलब देखो यार, इतनी तो इंग्लिश हिंदी तमना आवे है और इतनी तो सीखनी भी पड़ेगी भाई, क्योंकि पेपर के अंदर एक पूरा पैराग्राफ आएगा 5 नंबर का जिसको आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट करी गई थी बेलगाम के अंदर, एंड लेटर बाय एनी बेसेंट इन मद्रास इन द ईयर, कौन से साल के अंदर, यही पूछा है बस, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी इसकी आपको इंग्लिश भी पढ़ने की आदत डालो धीरे धीरे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डोल चोलम और थांगता की तो भाई रील भी पड़ी है इंस्टाग्राम के ऊपर, स्पेशल ट्रिक से याद करवाया था नहीं करवाया था। थांगता से क्या बन गया, टांग उठा, ठीक है। अगर आपके पास मनी पूरा है तो आप मनी फेंक के क्या किसी की भी टांग उठवा सकते हो, तो टांग ठा मनी से क्या बन गया, मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है, ये तो ट्रिक से याद करवा रखा था और फिर भी अगर तुम गलत करते हो फिर तो इसका कोई इलाज नहीं है भाई। देखो टांग ठा, थांगता और डोल चोलम को देखो, चोलम से बन गया चोर, चोलम से क्या बन गया, चोर, ठीक है। चोर किसकी चोरी करता है, मनी की चोरी करता है। टांग कौन उठवा सकता है, जिसके पास मनी हो किसी की भी टांग उठवा सकता है। एक और आता है आपके पास लाई हरोबा, लाओ 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 हरी बाबू लाओ मनी, सारा का सारा मनी मेरे पास ही लेके आओ। लाई हरोबा, डोल चोलम, थांगता, तीनों के तीनों कहां के, मणिपुर के स्टेटिक जीके का प्रश्न पूछ रहा है। पूरी स्टेटिक जीके 38 क्लासों के अंदर ट्रिक से याद करवा रखी है, स्वाहा। और अगर आप लोग बोलो एक कमेंट करके कि हाँ जी जीके का और इंग्लिश का एक अलग से कंबाइन बैच निकाल दो, तो मैं निकाल दूंगा। आप लोग एक बार कमेंट करके मेरे को बता देना, ठीक है। कदे मैं निकाल लूं और फिर तामनो को ना जी हमना तो कौन पढ़ना, एक बार कमेंट करके बता दो, उसी हिसाब से निकालना। फिर इंग्लिश वाला सर है, एक क्लास में आप लोगों को इंग्लिश वाले सर की भी एक डेमो दुआ दूंगा कल आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर ही, ठीक है। फिर आप उससे भी थोड़ा अंदाजा लगा लेना भाई हाँ किस टाइप की सर इंग्लिश करवाने लग रहे हैं, उसके बाद फिर आप ही बैच निकाल देंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने अभी तक बैच नहीं निकाला, हमारे एक बार बच्चे खुद एक बार देख लेंगे हाँ भाई किस टाइप से सिलेबस होने लग रहा है। इसकी इंग्लिश भी बाकायदा पढ़ लेना, मैं फिर बताने लग रहा हूँ। फोक डांस शास्त्रीय उसको बोलते हैं, ठीक है, सॉरी लोक नृत्य को बोलते हैं फोक डांस, ठीक है। ओके जी, अगला प्रश्न हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 15th सेंचुरी, यानी कि 15वीं शताब्दी के अंदर है कौन सा शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य, फोक डांस लोकगीत, ठीक है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य आया, बाय द ग्रेट वैष्णव संत एंड रिफॉर्म, एक वैष्णव संत था महान, उसके द्वारा महापुरुष शंकर देव एज ए पावरफुल मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ वैष्णव फेथ, जो कि क्या है वैष्णव धर्म के प्रचार के बहुत ही शक्तिशाली क्या है माध्यम के रूप में जिनको माना जाता है। तो 15वीं शताब्दी के अंदर कौन से महान वैष्णव संत थे जिनके द्वारा क्या है मतलब कि एक शास्त्रीय नृत्य पेश करेगा, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। बड़ा ही अच्छा और प्यारा प्रश्न है, मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर गलती कर देते हैं, आप लोगों को गलती करनी नहीं। बताओ तो मैं आप लोगों को बताऊं, वैष्णव जो परंपरा जो फैलाने का काम किया गया था वो मेनली जो अपना ईस्टर्न इंडिया है ना, पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत का इनमें से कौन सा राज्य आप सभी को पता है, कौन सा राज्य है, असम राज्य है। और असम के अंदर जो एक शास्त्रीय नृत्य फेमस है वैष्णव परंपरा से रिलेटेड, वो कौन सा, सत्तरिया नृत्य, ठीक है। हरियाणा जी के नहीं आती भाई इसके अंदर, में ये भी मैक्सिमम बच्चों के कल वाली वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे थे कि हरियाणा जी क्या है, इंडिया जी के, ओनली इंडिया जी कहते हैं, हरियाणा जी के यहाँ पर कोई काम नहीं है भाई, ठीक है। तो सत्तरिया डांस था, सत्तरिया कहाँ का, आपका असम का है, ठीक है। असम से रिलेटेड और कौन कौन से डांस है कोई साथी बताएगा? एक तो हो गया आपके पास सत्तरिया, एक हो गया आपके पास बिहू, बिहू आपका असम का लोक नृत्य ना कि शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य सत्तरिया है, लोक नृत्य बिहू है। बिहू हमारा टोटल कितने टाइप का होता है, अक्सर एग्जामिनर पूछ रहा है, बिहू आपका 3 टाइप का होता है। इसको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है आप लोगों की, बहुएं क्या होती है सबके घर की असमान होती है, सबका घर सेम बहू थोड़ी है ना, किसी का घर मोटी, किसी का घर छोटी, किसी का घर काली, किसी का घर गोरी, अलग अलग तरीके की बहू आती है। तो यानी बहुएं क्या सबके घर पे असमान होती है। तो सत्तरिया डांस आपका कहां का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। बिहू भी आपका कहां पर हो जाएगा, असम का हो जाएगा। इसके अलावा एक और आपका माजुली, माजुली जो नृत्य है, एक माजुली फेस्टिवल भी, ये भी आपका कहां का, ये भी आपका असम का। इसको कैसे रखोगे, माँ माँ जूली जाने लग रही है, उसकी माँ क्या बोले, बेटा सारी जूली एक जैसी नहीं होती, घर वाली जूली अलग है, बाहर वाली जूली है, इसकी तरफ इतना ध्यान मत दे, ठीक है। तो माजुली भी कहां का हो जाएगा, आपका असम का हो जाएगा। ओडिसी आपको पता ही, ओडिशा का कथक, कथक का मतलब होता है कहानी, कहानी के अंदर
अंदर क्या होते हैं, प्रश्न उत्तर होते हैं, यानी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करेगा बिल्कुल। कुचिपुड़ी कुचपुड़िया अंधे व्यक्ति को दे दो, अंधा व्यक्ति कहां से, अंधे से आंध्र प्रदेश बन गया, यानी आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी डांस बिलोंग करेगा। ओके जी। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत अनुसूची बी श्रेणी में कितने उद्योगों को शामिल किया गया। बड़ा ही अच्छा और प्यारा प्रश्न पूछा गया है। देखो भारत के अंदर अलग अलग औद्योगिक नीतियां आई थी। जैसे एक औद्योगिक नीति आई थी 1948 वाली, एक औद्योगिक नीति आई आपकी 1956 वाली, और एक औद्योगिक नीति आई थी 1991 वाली। इन तीनों के अंदर खास बात क्या है जो कि अक्सर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि जो 1948 की जो औद्योगिक नीति थी, इसके अंदर हमने उद्योगों को कितने भागों के अंदर डिवाइड करने का काम कराया था। तो इसके अंदर हमने उद्योगों को टोटल 4 भागों के अंदर डिवाइड करने का काम किया था। ये चीजें याद रखना, जो सी चीजें मैं तुमको बताने लगे पूछा जाता है टोटल कितने, कैसे अगर कोई 1948 के अंदर 4 आ गया तो यानी इसको 4 भागों के अंदर हमने डिवाइड किया था। कौन कौन से भाग थे, एक तो हो गया आपका मतलब कि टोटल सहकारी क्षेत्र वाला, जिसके अंदर सिर्फ जो ऐसे उद्योग धंधे जो कि सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन हो, ठीक है। एक हो गया आपका सहकारी प्लस प्राइवेट, मतलब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप उद्योग धंधा स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को क्या है, सरकार मतलब कि उद्योग रहेगा आपका सरकारी, लेकिन प्राइवेट उसको जो प्राइवेट सेक्टर के लोग क्या है उसको सपोर्ट करेंगे। तीसरे नंबर पे आता था ओनली प्राइवेट, ठीक है, भाई प्राइवेट सेक्टर के लोग उद्योग धंधे करेंगे, सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। चौथे में आता था अन्य क्षेत्र, भाई जो भी प्राइवेट से भी अलग कोई और खोलना चाहो वो हो गए। 1956 के अंदर जो औद्योगिक नीति आई उसके अंदर हमारे उद्योग धंधे 3 भागों के अंदर बटे, जिसको ए बी और सी 3 श्रेणियों के अंदर बांटा गया। कौन कौन सी श्रेणी, ए बी सी। ए श्रेणी के अंदर टोटल हमारे 17 टाइप के उद्योग शुमार थे। बी श्रेणी के अंदर बी से 12, ठीक है, बी से 12, ए से 17, 12 इस तरीके, यानी 12 टाइप के उद्योग हमारे बी श्रेणी में थे। और सी में जो भी बचे हुए उद्योग थे, जो भी आपके बचे हुए अन्य उद्योग थे, वो सारे के सारे हमारे सी श्रेणी के अंदर आए। 1991 की जो औद्योगिक नीति आई, इसके तहत क्या आपके एलपीजी रिफॉर्म्स आए। एलपीजी रिफॉर्म्स, ये एलपीजी क्या जी, एलपीजी गैस नहीं जी, एलपीजी गैस नहीं है, एल से बन गया हमारे पास लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है जी, उदारवाद, यानी जो भी हमारे उद्योग धंधे हैं उनको खूब से खूब मतलब उद्योग धंधे खोलने की छूट दो, उनको अपने अपने प्लांट लगाने की छूट दो। पी का मतलब हो गया जी प्राइवेटाइजेशन, मैक्सिमम से मैक्सिमम है प्राइवेट आपके निजी उद्योग धंधे स्टार्ट करो। जी का मतलब हो गया जी ग्लोबलाइजेशन, यानी विदेशों की जो फैक्ट्री है उनको भी भारत के अंदर स्थापित करो और अपने वालियों को भी विदेशों के अंदर स्थापित होने की परमिशन दो। ये सारे आए थे आपके 1991 के अंदर। इसके अलावा जो लाइसेंस राज है आपका उद्योग धंधों के अंदर, यानी पहले उद्योग धंधों को चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती, जिसके लिए बहुत ज्यादा आपको रिश्वत देनी पड़ती, तो लाइसेंस राज को भी समाप्त किया गया 1991 की औद्योगिक नीति के तहत। अब प्रश्न क्या पूछा गया है, 1956 वाली जो औद्योगिक नीति है इसके अंदर जो अनुसूची बी है, बी के अंदर कितने टाइप के उद्योग है आपके, 12 टाइप के उद्योग। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए पूछ लेगा तो 17 टाइप के उद्योग हो जाएंगे। ओके ओके जी। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, 1860 में विंडो मैरिज, विडो का मतलब क्या होता है, विधवा, ठीक है। तो विडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा करी गई, ये प्रश्न आप लोगों से पूछेगा। बताओ, मैं पानी के घूंट मार लो, उसके बाद फिर चलते हैं आगे। देखो हमारे समाज के अंदर क्या होता है, पुराने समय के अंदर हमारे समाज के अंदर महिलाओं को क्या है, वस्तु समझा जाता था, ठीक है भैया, तो एक वस्तु है। अब पुराने समय के अंदर एक चीज तो ये होती थी, मान लिया कोई हस्बैंड वाइफ है भाई, कोई कपल है, और उसके अंदर मान लिया पुरुष की मृत्यु होगी किसी भी कारणवश, कोई भी कारणवश लगा, तो एक रूल होता था हमारे समाज का कि महिला को उसी की चिता में जला के मार दिया जाता था। कैसे बोलते थे, बाब ये महिला किसके पल्ले लगेगी, कौन इसको संभालेगा, ये वैसे ही मतलब दुखी रहेगी, इससे अच्छा तो इसको जला के इसी के साथ मार दो, ठीक है। तो ये प्रथा चलती थी, इस प्रथा को हम लोग बोलते थे सती प्रथा, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या पूछता है, एग्जामिनर ये पूछता है सती प्रथा के ऊपर रोक किसने लगाई, या फिर सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया। एक प्रश्न पूछेगा सती प्रथा के उन्मूलन के अंदर सहायता किसने करी। एक चीज तो ये याद रखना, तो मैं आपको बताता हूं, एक व्यक्तित्व है जिनका नाम है RRR, ये तो जी फिल्म है, अरे फिल्म तो है, आदमी के नाम भी हो जाए है, जिनका नाम है राजा राम मोहन राय, इनको RRR भी बोल देते हैं। राजा राम मोहन जो राय थे, इनके द्वारा 1828 के अंदर एक समाज की स्थापना करी गई जिसका नाम था ब्रह्म समाज।
अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, फैक्ट भी हमारे दिमाग के अंदर घुस गया। अब ये जो राजा राम मोहन राय है, इन्होंने क्या बहुत ज्यादा प्रयास करे कि सती प्रथा के ऊपर बैन लगे, बहुत ज्यादा आंदोलन चलाए, बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों से मिले, तो इनका यह अभियान ये सफल हुआ साल 1829 के अंदर, 1829। अब कोई भी अगर सती प्रथा फैलाएगा तो उसके ऊपर लगेगा फाइन। तो 1829 के अंदर क्या सती प्रथा के ऊपर बैन लगा? अक्सर एग्जामिनर पूछता सती प्रथा पर बैन कब लगा? तो 1829 के अंदर किसके टाइम पर लगा? बैन से क्या बन गया? बेंटिक, यानी विलियम बेंटिक जो अंग्रेज अधिकारी था, उसके द्वारा क्या सती प्रथा के ऊपर बैन लगाया गया। कैसे रखोगे? बेंटिक ने बैन लगाया, ठीक है, बेंटिक बैन, बेंटिक बैन। ओके जी, चीज याद रह जाएगी, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी जी? बिल्कुल घुसी। इसके अलावा एक महिला है जिसका नाम है ज्योतिराव फुले, कड़ेगी इसका नाम भी होगा, ज्योतिराव गोविंद राय फुले, ज्योतिराव फुले। इन्होंने क्या कुछ काम किया भाई? तो जो ज्योतिराव फुले थे, इन्होंने भी भाई महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा काम किया। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी। अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई? ज्योतिराव फुले के द्वारा। कैसे याद रखोगे? देखो, आप लोग सत्य बोलने की शपथ किसके ऊपर लेते हो? मैं इस अग्नि के ऊपर, मैं इस ज्योति के ऊपर हाथ रख के शपथ लेता हूं कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, तो उसको क्या बोलते हैं? ज्योतिराव फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना करी। ओके जी। एक समाज आता हमारे पास, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई? ये भी अक्सर पूछ लेता है। तो आत्माराम पांडुरंग, किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा क्या है? आपका प्रार्थना समाज की स्थापना करी गई। इसको कैसे याद रखोगे? देखो, आत्मा, जब भी आप प्रार्थना करते हो भगवान से तो क्या करते हो? पूरी अपनी आत्मा से, अंतरात्मा से प्रार्थना करते हो, यानी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना करेगी। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है, विडो मैरिज एसोसिएशन, यानी विडो मैरिज एसोसिएशन 1860 की स्थापना किसके द्वारा गई? पंडित विष्णु शास्त्री। कैसे याद रखोगे भाई? जो मतलब कि विधवा जो महिलाएं हैं, उनकी भाई दोबारा से शादी करवाने के लिए तो क्या साक्षात भगवान विष्णु को धरती पे अवतार लेना पड़ गया कि हाँ भाई ये लोग तो मानना को नहीं, तो अभी भी ऐसे ही महिलाओं को, मतलब जैसे पहले तो 1829 के अंदर तो सती प्रथा के ऊपर बैन लग गया, भाई कोई भी ऐसे महिला को जलाएगा नहीं। अब क्या हो गया? वो महिलाएं जो विधवा होती थी, यानी जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके थे, अब उनसे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होता था, तो ऐसे के लिए क्या फिर आपको विडो मैरिज एसोसिएशन आपकी बनाई गई, विधवा पुनर्विवाह जो संगठन था उसका गठन किया गया। अब ये संगठन क्या था? ये लोगों को प्रेरित करता था कि हाँ भाई विधवाओं के साथ भी आप लोग शादी कर सकते हो, तो इसके लिए क्या साक्षात भगवान विष्णु को नीचे उतरना पड़ा। इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो। ओके जी, चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। केशव चंद्र सेन पूछ ले, ये भी ब्रह्म समाज के नेता होया कर दे भाई, ठीक है, राजा राम मोहन राय के सपोर्टर थे। आगे चले, चलो जी, अगला प्रश्न है, भाखड़ा बांध सिंचाई परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरी हुई थी? अभी अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले, जिस टाइम एसएससी जीडी की परीक्षाएं शुरू होने वाली थी, मतलब कि शुरू नहीं हुई थी, जिस टाइम एसएससी जीडी की परीक्षाओं का नोटिफिकेशन आया था कि हाँ एसएससी जीडी की परीक्षाएं होंगी 26 अप्रैल से, तो उससे 10 दिन पहले, 15 दिन पहले मैंने एक क्लास ली थी पंचवर्षीय योजनाओं की। आप लोग यूट्यूब चैनल को जैसे सब्सक्राइब करोगे, प्ले लिस्ट के ऑप्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको एसएससी जीडी और टॉपिक के नाम से प्ले लिस्ट दिखाई देगी। उसके अंदर पहली, पता नहीं दूसरी वीडियो है, उसके अंदर जाके देख लेना। मैंने पहला ही जो प्रश्न करवाया था वो यही करवाया था, ठीक है, कि भाखड़ा बांध सिंचाई परियोजना, जितनी भी बांध से रिलेटेड सिंचाई परियोजनाएं आ जाए, आंख खोल के पहली पंचवर्षीय योजना ठोक देना। क्यों जी? क्योंकि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? साल 1951 के अंदर। पहली का मतलब हो गया फर्स्ट का मतलब 1951 के अंदर पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई, ठीक है। किस मॉडल के, मतलब क्या हमारा उद्देश्य था? अब हमारा देश नया नया आजाद हुआ था 1947 के बाद, तो 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो हम लोग क्या बोले, पहली पंचवर्षीय योजना पहले नंबर से स्टार्ट करेंगे। पहला नंबर कब आया? 1951, ठीक है। और पहले नंबर से कोई भी काम करते तो हम लोग क्या बोलते हैं? पहला काम पेट पूजा, बाकी काम दूजा। पेट पूजा से क्या करेंगे हम लोग? खेती बाड़ी करेंगे। तो यानी पहली पंचवर्षीय योजना का आपसे उद्देश्य पूछेगा तो उद्देश्य क्या था हमारा? खेती बाड़ी यानी कृषि क्या था हमारा? पहली पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था। ओके जी, ये किस मॉडल के ऊपर आधारित थी? खेती बाड़ी के अंदर फसलें कैसी होती हैं? हरी हरी होती है जी। तो आपके किस मॉडल के ऊपर? हैरोल्ड जो डोमर मॉडल था, इस मॉडल के ऊपर क्या थी आपकी पहली पंचवर्षीय योजना आपकी आधारित थी। ओके जी, पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर अब देखो खेती बाड़ी के लिए सिंचाई की तो जरूरत पड़ेगी। सिंचाई का मतलब खेतों के अंदर पानी तो देना पड़ेगा, तो खेतों के अंदर पानी देने के लिए भाखड़ा बांध सिंचाई परियोजना की आपकी शुरुआत करी गई थी। ओके जी, अब आपने पेट भर लिया, अब काम भी करना पड़ेगा। काम करने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना आपकी साल 1951 से 56 तक यानी 5 साल तक चली थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी कब आ जाएगी? सेकंड पंचवर्षीय योजना। ये आपकी 1956 से लेकर 1961 तक आपकी कौन सी चलेगी? दूसरी पंचवर्षीय योजना चलेगी। अब आपने खेती बाड़ी कर ली, खेती बाड़ी के बाद अब आप लोगों को क्या करना है? काम करने के लिए उद्योग धंधे फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। यानी सेकंड पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य क्या था आपका? औद्योगिकरण
उद्योगीकरण क्या था हमारा, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था। अब उद्योग धंधे कैसे होते हैं जी, महा बड़े बड़े होते हैं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल के ऊपर आधारित थी, महालनोबिस मॉडल के ऊपर आधारित थी। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया, दिमाग के अंदर घुस गया। ठीक है, महालनोबिस मॉडल हो गया। अब जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसके दौरान क्या थे, हमारे 3 इस्पात संयंत्र आपके स्थापित हुए थे। इस्पात का मतलब क्या था, स्टील प्लांट। आप लोगों से अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है कि 3 स्टील प्लांट आपके कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुए, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इन स्टील प्लांटों के बारे में आपको अगली क्लास के अंदर बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा इतना विस्तार पूर्वक बताने लग जाऊं तो यह क्लास है कि मेरा 2 घंटे की बने जा। ठीक है, आप इन और प्रश्न भी तो करने भी तो 7 प्रश्न हुए हैं, 35 प्रश्न हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, और जो विस्तार पूर्वक मैं आपको आगे आगे जैसे करवाता जाऊंगा प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपको मैं आगे आगे चीजें बताता जाऊंगा। ठीक है, बैच के बारे में आप लोग बताओगे तभी फिर मैं बैच स्टार्ट करूंगा। आप लोग बोलो हाँ जी बैच शुरू कर दो इंग्लिश का और जीके का स्पेशल, तो मैं आपका स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अगला चलो, वह बौद्ध स्थल कहां है जब बुद्ध ने अपने ज्ञानोदय के 5 सप्ताह बाद अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन या कानून का पहिया कहा जाता है। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है। इंग्लिश के अंदर भी इस प्रश्न को पढ़ना मैं फिर बताने लग रहा हूं। क्या पता पेपर आपका सिर्फ इंग्लिश के अंदर आ जाए, हिंदी आपको कहीं पर दिखे भी ना, जिक्के भी इंग्लिश के अंदर आ जाए, तो इंग्लिश को साथ के साथ पक्के पढ़ते रहो। वेयर इज द बुद्धिस्ट स्पॉट वेयर द बुद्धा गेव द फर्स्ट sermon called the धर्म चक्र परिवर्तन और द व्हील ऑफ द लॉ 5 weeks आफ्टर हिज एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उसके 5 सप्ताह बाद है उसने पहली बार अपना उपदेश कहां पर दिया था। और ये जो उपदेश देने की जो प्रक्रिया होती थी, इसको क्या बोलते थे, धर्म चक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म की भाषा में इसको कैसे याद रखोगे भाई, इतना बढ़िया तरीके से उपदेश दिया, अगले व्यक्तियों ने क्या अपना धर्म ही बदल लिया महात्मा बुद्ध की बातों के अंदर आके। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस चीज को याद रखेंगे। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। अब 2-3 फैक्ट पूछे जाते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं। बोध गया के अंदर क्या हुआ था, बोध गया के अंदर ये मतलब बोध गया क्या है, ये वो स्थल है जहां पर क्या महात्मा बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे क्या है ज्ञान की प्राप्ति करी थी। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे। लिखेंगे सभी साथी, बोध गया क्या है, बोध गया के अंदर जो निरंजना नदी है, निरंजना नदी के किनारे पूछा था कौन से पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, भाई पीपल वृक्ष के नीचे क्या महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अक्सर एग्जामिनर पूछता, तो इस फैक्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला आता आपके पास कुशीनगर। कुशीनगर के अंदर क्या महात्मा बुद्ध खुशी खुशी चले गए। ठीक है, यानी महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु थी कहां पर, कुशीनगर। कुशीनगर कहां पर पड़ता है, यूपी के अंदर पड़ता है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। वह पूरा परिवार ना छोड़ के बढ़िया निर्वाण गुजारा करके चला गया। ठीक है, तो ये महात्मा बुद्ध की जहां पर मृत्यु हुई थी उसको क्या बोलते हैं, उस जगह का नाम था कुशीनगर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। ये पूछी जाती है प्रोसेस। ठीक है, एसएससी के अंदर तो पूछी जाती है, उसी के आधार पर मैं तुमको इसके अंदर करवाने लगे रहा हूं। ठीक है, जोन से इंपॉर्टेंट है ना एसएससी की दृष्टि से, और तुम्हारी हाई कोर्ट के अंदर जो आने की संभावना, जो अभी पिछला पेपर तो करने लगे रहे, हाँ ठीक है, वही चीजें तुमको करवाने लगे रहा हूं। ठीक है, लुम्बिनी नहीं है इसके अंदर। लुम्बिनी कौन सी जगह थी, लुम्बिनी उस जगह का नाम है जहां पर महात्मा बुद्ध को क्या है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, अब हम लोग बात करें, पहला उपदेश दिया था। उपदेश के अंदर क्या सारा का सारा ज्ञान आदमी अपना दे देता है। सारे ज्ञान से क्या बन गया, सारनाथ। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। सारनाथ के अंदर क्या महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश देने का काम कराया था। ओके जी, आगे चले, चलो जी। अगला प्रश्न आता है घराना। घराने कितने करवा रखे हैं जी, सारे करवा रखे हैं। और तो और जो मेरी स्टैटिक जीके की अगर आप बैच के अंदर वीडियो देखोगे तो उसके अंदर पहली क्लास शायद घरानों की, पहली पता नहीं दूसरी। हिंदुस्तानी संगीत के रामपुर सहसवाल घराने की स्थापना किसने करी थी। तो अच्छा प्रश्न पूछा, थोड़ा डीप पूछा है। रामपुर सहसवाल घराना। वैसे जो मैक्सिमम बच्चे जिस घराने का नाम जानते हैं, तो किराना घराना जानते सारे जने, किराना घराना। किराना घराने के सबको पता है कौन थे संस्थापक, भीमसेन जोशी। नाम कैसे याद रखो, ट्रिक से याद करवा रखा तुम लोगों को। किराने से बढ़िया किरियाना। किराने की दुकान के ऊपर क्या है, भीम जैसे शरीर का व्यक्ति हम लोगों ने बिठा रखा है, ताकि हर एक व्यक्ति से प्रॉपर हिसाब ले। ओके जी, फिर आप लोगों को मैंने आप लोगों को करवाया था पटियाला घराना। ठीक है, ये भी अक्सर पूछ लेता है। पटियाला क्या होता है, पटियाला पैग की दुनिया का सबसे बड़ा पैग है। तो इसके संस्थापक कौन होंगे, ऐसे व्यक्ति जिनके नाम के अंदर बड़ा आएगा, क्योंकि पैग की दुनिया का भी तो सबसे बड़ा पैग है। यानी बड़े फतेह अली खान, बड़े फतेह अली खान, ये क्या हो गए, ये इसी के संस्थापक हो गए।
ओके जी, ये सारे ट्रिक्स याद करवा रखे मैंने। अगर आप ही बात करें रामपुर सहसवाल घराना, इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो उस्ताद इनायत खान, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट। इसको कैसे याद रखोगे, उस्ताद इनायत खान। जो बड़ा सा बड़ा जो उस्ताद है ना, उस्ताद का मतलब आपका जो गुरु है, जो भी आपका गुरु है, जो भी आपका उस्ताद होता है ना, वो भी क्या भगवान राम की इनायत करता है। इनायत का मतलब प्रार्थना करता है सुबह शाम। ठीक है, तो रामपुर सहसवाल घराने की स्थापना किसके द्वारा, उस्ताद इनायत खान के द्वारा करी गई थी। इस तरीके से हम लोग इसको याद रखेंगे। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई है। एक और आप लोगों से पूछ लेता है, उस्ताद अल्लाह दिया खान, अल्लाह दिया खान के द्वारा किसकी स्थापना करी गई, जयपुर अतरौली घराने की। बहुत बार पूछा था, जयपुर अतरौली घराने की स्थापना किसके द्वारा करी गई, अतरौली घराने की स्थापना उस्ताद अल्लाह दिया खान। कैसे याद रखोगे भाई, ये पूरा संसार तो किसने दिया है, अल्लाह ने दिया। अल्लाह, भगवान, फादर, गॉड फादर, ये सारे एक ही तो हैं, एक ही तो उसके नाम हैं ईश्वर के। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार, जिसको हम लोग बोलते हैं एमआरटीपी, इंग्लिश में मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब समझते हो, एकाधिकार। जैसे मान लिया आज के दिन में अभी फोनों की दुनिया के अंदर देखें तो जियो है। जियो का क्या है, मोबाइल इंडस्ट्री में एकाधिकार है। 2 ही 3 कंपनियां, एक जियो, एक एयरटेल, एक ये वी भी फ्लॉप होने वाली, और तो कोई कंपनी बची नहीं मार्केट के अंदर, ना कोई नई कंपनी आ सकती। इन्होंने अपना एकाधिकार जमा रखा, इसको मोनोपोली बोलते हैं। तो एकाधिकार या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार, मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969, ठीक है, अधिनियम के अनुसार वे सभी कंपनियां जिनकी संपत्ति मूल्य डैश या उससे अधिक थी, यानी कितने करोड़ रुपए से अधिक थी, उन्हें एमआरटीपी फर्में कहा जाता था, और वे कई प्रतिबंधों के अधीन थी। मतलब क्या है, सरकार ने 1969 के अंदर एक रूल बनाया कि अगर जैसे मान लिया अगर कोई एक ही कंपनी 100 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन रखती है, वैल्यूएशन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, जिसकी वैल्यू क्या 100 करोड़ रुपए से ऊपर की है, वो कंपनी यार किसी और कंपनी को ऊपर उठने ही नहीं देगी। जैसे जियो है आज के दिन में, जियो तो यार बहुत हजारों करोड़ों की मालकिन है, कंपनी है। अब वो कंपनी अगर मार्केट के अंदर मान लो कल को मैं अपनी कोई मोबाइल की कंपनी खोलने की सोचूं, जियो मतलब इसी टाइप से इंटरनेट वगैरह की, तो मेरे वाली कंपनी तो चलेगी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना एकाधिकार स्थापित करके उनके पास इतना पैसा है बल्क में। तो ऐसे केस के अंदर क्या सरकार उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा देती है कि हाँ भाई तुम्हारे ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन है, तुम्हारे ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन, भाई तुम्हारी 100 करोड़ से ज्यादा की वैल्यूएशन है। तो ये रूल है, इस रूल को याद रखना। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों और यूरोपियन लोगों के लिए अलग निर्वाचक मंडल प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार किया? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है। अंग्रेज लोग बड़े चंड प्रवृत्ति के लोग होते थे। उन्होंने देखा कि जो भारत के लोग हैं ना, वो तो एक होने लगे। इन्होंने देखा जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलने लग रहा था, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में, तो अंग्रेजों ने देखा भारत के लोग तो एक होने लग रहे हैं, ठीक है, इनको कैसे रोके? तो अंग्रेजों ने सोचा कि हम इनको है इनके धर्मों के हिसाब से बांट देते हैं। इन्होंने क्या करा, 1919 के अंदर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लेके आए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या थे? इनके द्वारा एक तो हमारे यहाँ पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन क्या था? यानी शासन हमारा सिंगल नहीं डबल होकर चलने लगा। द्वैध शासन की शुरुआत, ठीक है, यानी 2 हिस्सों के अंदर शासन चलने लगा। एक हिस्सा कंपनी ने अपने पास रखा और एक हिस्सा भारतीयों को दिया, ठीक है। ऐसे 1919 यानी 2 इक्वल पार्टों के अंदर मैंने इसको बांटने का काम किया। ये थे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और इन्हीं सुधारों के तहत इन्होंने क्या है, जो अपना शासन था वो सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों और यूरोपियन लोगों के लिए है अलग अलग तरीके से बांट दिया। जो बोला हाँ भाई इन क्षेत्रों के अंदर भारतीय लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, इन क्षेत्रों के अंदर सिख समुदाय के लोगों के लिए इतनी सीट रिजर्व होगी, ईसाइयों के लिए इतनी सीट रिजर्व होगी, ये भी इलेक्शन लड़ सकते हो। सारा का सारा आपका मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, जो कि साल 1919 के अंदर आया था। ओके जी, फिर आता आपके पास 1909 के अंदर आया आपका मार्ले मिंटो भारतीय परिषद अधिनियम। इसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। आपसे आप लोगों से पूछ लेगा मार्ले मिंटो सुधार कब आए, तो साल 1909 के अंदर। ये मार्ले मिंटो सुधार ये क्या थे? इसके अंदर ये था सिस्टम आपका कि जो मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं ना, उनको भी इलेक्शन के अंदर उठने की परमिशन दी जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र पूछा जाता है। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र कौन से सुधारों के अंदर आया आपका? मार्ले मिंटो सुधारों के अंदर। भारत सरकार अधिनियम, इसके तहत क्या फिर आपका द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। अक्सर पूछ लेता है कि भारत द्वैध शासन आया कब, तो 1919 के अंदर। समाप्त कब हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935। और इसी के तहत आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपना फेडरल सुप्रीम कोर्ट है, उसकी स्थापना भी आपकी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। और वर्तमान में जो हमारा संविधान बना हुआ है, इसके भी आप आधे से ज्यादा अगर अनुच्छेद देखोगे, वो भी सारे के सारे क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 वाले हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस वर्ष स्थापित किया गया?
बहुत ही अच्छा और प्यारा प्रश्न पूछा गया। मैं आपको 4 से 5 परमाणु ऊर्जा स्टेशन बताऊंगा, वही एग्जामिनर बार बार पूछता है। एटॉमिक स्टेशन होते क्या हैं? जहां पर आपके परमाणु रिएक्शन के माध्यम से क्या बिजली उत्पन्न की जाती है, उसी को आपको बोलते हैं परमाणु ऊर्जा स्टेशन। तो इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? साल 1991 के अंदर क्या है आपकी नरोरा, नारे नारे मत रो, ठीक है, नारोरा, ना भाई ना मत रो, ई का है बे, 91, ई का है बे, ये परमाणु बम है रे। ये बात सुनते क्या है, रोने लगा। हम क्या बोले, ना 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 भैया ना रो, ठीक है। नरोरा वाले की स्थापना साल 1991 के अंदर हुई। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। इसकी स्थापना हुई कहां पर थी? तो यूपी के अंदर जो बुलंदशहर है वहां पर हमारी इसकी स्थापना होने का काम हुआ था। उत्तर प्रदेश, हम लोग उत्तर देंगे भाई अमेरिका को, बड़े बड़े देशों को उत्तर देंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा तो यह पूछा था कि भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहां पर आपका स्थापित होता? फर्स्ट परमाणु संयंत्र, यह सबसे इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है। तो फर्स्ट परमाणु संयंत्र आपका तारापुर, कहां पर? तारापुर आपका महाराष्ट्र के अंदर। कैसे रखो, पहला परमाणु बम था, परमाणु बम पड़ दिया आदमी, ठीक है, तारा बना दिया, स्टार बना दिया, अंतरिक्ष का में चले गए, ठीक है। तारापुर कहां पर? हमें महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है। इसकी स्थापना आप लोगों से पूछ लेगा तो 1969 के अंदर, 1969 के अंदर क्या आपकी इसकी स्थापना हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तारापुर वाला पक्का याद रखियो। दूसरा ताप से पूछ लेता रावत बाटा, बिल्कुल इजीली याद करवा दो। रै से रावत, रै से राजस्थान, राजस्थान के अंदर हमको कौन सा देखने को मिलेगा? रावत बाटा, याद रह जाएगा ना, रै से रावत, रै से राजस्थान। इसकी स्थापना अगर आप लोगों से पूछ ले तो 1973, 73 से तितर, तितर कहां पर? रेगिस्तान के अंदर उड़ते फिरते, इस तरीके से रख लो। ओके जी। इसके अलावा आपसे पूछ लिया कलपक्कम, ठीक है, काला काला रंग कहां पर पक्का हो जाता है? तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर जाओगे धूप इतनी पड़ती कि आपका काला रंग पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो तमिलनाडु के अंदर हमारा कौन सा? कलपक्कम वाला की स्थापना हुई। ओके जी, ये भी हमारा याद हो गया, ठीक है। इसकी स्थापना आप लोगों की कब करी गई थी? साल 1984 के अंदर, यानी तमिलनाडु से क्या आप लोग काला रंग चुरा के ले आते हो, इस तरीके से याद रख लो। ओके जी, ये चीज भी हमारे याद हो जाए। एक आपसे पूछा काकरा पार, कौन सा पूछा जाता है आपसे? काकरा पार। काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की ये कहां पर आपका? ये आपका गुजरात के अंदर है, ठीक है। गुजरात के अंदर क्या है, आप लोग जितनी भी काकर होती है, जितनी भी छोटी छोटी आपकी बजरी होती है, उनको क्या पार लगा देते हो, छोड़ते ही नहीं भाई रात के समय, तो ठीक है। तो गुजरात के अंदर भाई इसकी स्थापना कब हुई थी? साल 1993 के अंदर, 1993, ठीक है। रात को काकर मिलेंगे बिल्कुल फ्री, इस तरीके से याद रख लो, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता, तो इनको पक्का याद रखना। अगला प्रश्न आता हमारे पास, नासा के अनुसार आधिकारिक मान्यता की प्रतीक्षा कर रहे चंद्रमाओं और बोने ग्रहों के चंद्रमाओं को छोड़कर सौर मंडल में चंद्रमाओं की संख्या कितनी? अच्छा प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा डीप, मतलब एसएससी के अंदर इस तरीके का प्रश्न आज तक कभी नहीं आया। इसके अंदर यह प्रश्न पूछा गया है कि कुछ ऐसे ग्रह जिनके अभी चंद्रमाओं को नासा ने मान्यता नहीं दी है। नासा कौन है मान्यता देने वाला? भगवान ने बना रखे चंद्रमा, ठीक है। भगवान दोनों कहता तारी पृथ्वी भी ग्रह को नहीं, फिर क्या करोगे, मान्यता देने वाले बन गए। तो नासा के अनुसार आधिकारिक मान्यता की प्रतीक्षा कर रहे चंद्रमा, यानी ऐसे चंद्रमा जिनको भी नासा ने मान्यता नहीं दी। और जो छोटे ग्रह, बोने ग्रह, जैसे हमारा प्लूटो वगैरह था, तो इनको छोड़ के हमारे अंतरिक्ष के अंदर टोटल कितने आप लोगों को है तारे, मतलब कि क्या बोला चंद्रमा, टोटल हमें कितने चंद्रमा देखने को मिलते हैं? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा, बताओ फटाफट से। अच्छा प्रश्न पूछा गया, वेरी गुड। 116, 136, 146, 126 हमें टोटल कितने चंद्रमा देखने को मिलते हैं? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके अलावा आप लोगों से एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है, भाई हमारी पृथ्वी के कितने चंद्रमा हैं? पृथ्वी का एक ही चंद्रमा है। बुध ग्रह के कितने चंद्रमा है? शुक्र ग्रह के कितने चंद्रमा है? ये भी आप लोगों से पूछ सकता है। तो बुध और शुक्र ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है, तो इस फैक्ट को भी याद रखना, ठीक है। धरती का कितना है? एक चंद्रमा है। मंगल ग्रह के पूछ लेगा आप लोगों से, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? जी हमारे पास 2 चंद्रमा मंगल ग्रह के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बृहस्पति ग्रह के टोटल कितने चंद्रमा है बृहस्पति के, तो बृहस्पति ग्रह क्या बोलता है? बृहस्पति ग्रह बोलता है भाई पहचान, मेरे पास बहुत ज्यादा चंद्रमा, 95 से क्या 95 चंद्रमा किसके हैं? बृहस्पति के, अक्सर पूछ लेता है। सबसे ज्यादा किसके हैं? सैटर्न यानी कि शनि के। शनि के कितने? 146 छा गया यार, पूरा अंतरिक्ष के अंदर छा रहा, सब घने चंद्रमा ले रहा है। अरुण है, अरुण जो ग्रह उसके टोटल कितने चंद्रमा हमको देखने को मिलते हैं? 28 चंद्रमा में अरुण के देखने को मिलते हैं। ओके जी, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? हमारे शरीर के अंदर 2 टाइप के विटामिन देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं आपके जल के अंदर घुलनशील, एक होते हैं आपके वसा के अंदर घुलनशील। वसा का मतलब होता है फैट, और ये जल वाले होते हैं हमारे पास कौन से? वाटर वाले। वाटर वालों के अंदर बस आपको वाटर वाले याद रखने, दो कौन से? अरे बीसी, ठीक है, बीसी से क्या बन गया आप लोगों का? बीसी से क्या बन गया आपके पास? विटामिन बी वाले सारे,
सी से आपके विटामिन सी वाले, तो विटामिन बी और सी हैं, ये दो ही क्या आपके जल के अंदर घुलनशील है। बाकी जितने भी विटामिन बच गए बस ये दो याद रखना, बी सी जल, ठीक है, बी सी जल, इस तरीके से याद रखो भाई, बी सी जल, बी सी जल, जल वाले सिर्फ दो हैं बी और सी, बाकी जो बच गए सारे वसा के अंदर घुलनशील है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? डी भी वसा का है, ए भी वसा का, ई भी वसा का, बच गया कौन सा विटामिन B12, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सिंपल। अगला प्रश्न, लोक संगीत शैली सोहर की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? भाई सोहर की उत्पत्ति आपकी सोहर, सोहर के अंदर भी हर आया है, ठीक है। आरता कौन सा व्यक्ति है? ठीक है, जिसने क्या है आर पहना दिया ना, वही व्यक्ति हारता। सबसे पहले आर पहनाने का मतलब जिसने शादी कर ली वो व्यक्ति पक्का हारेगा जीवन के अंदर, ठीक है। यानी बिहार के अंदर क्या आपका लोक संगीत शैली सोहर की उत्पत्ति है, बिहार से आपकी हुई है, ऑप्शन नंबर हमारे पास बी है, करेक्ट हो जाएगा। एक सेकंड के लिए रुकना भाई, अभी तो 40 मिनट की क्लास हुई यार, अभी पहले क्यों रोके था? हम 1 घंटा की क्लास तो लेवाएंगे कम से कम, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अल बहर अल मयत किस प्रसिद्ध जल निकाय का अरबी नाम है? बताओ। तो ये जो अरबी नाम है अल बहर अल मयत, मयत का मतलब क्या हो गया? जो मर गया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे मृत, मर गया, तो मयत मृत है, तो मृत से कौन सा? मृत सागर एक ही बचा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जो मृत सागर है, डेड सी है, डेड सी को ये हम लोग क्या है मतलब अरबी भाषा के अंदर अल बहर अल मयत के नाम से हम लोग जानते हैं। ये भी थोड़ा नया यूनिक प्रश्न है, ठीक है जी। अगला प्रश्न, बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? बुध ग्रह बताओ भाई, आपको हर एक ग्रह का पता होना चाहिए, मेनली स्टार्टिंग के 4 याद रखना, हर एक को याद रखने की जरूरत नहीं है। बुध ग्रह आपका 88 दिन में करता है, ठीक है। शुक्र ग्रह कितने दिन के अंदर करता है? 225 दिनों के अंदर। शुक्र का भी याद रखना भाई, शुक्र ग्रह कितने 225 दिनों के अंदर। हमारी पृथ्वी कितने दिन में करती है? पृथ्वी तो सबको पता ही है, 365 दिनों के अंदर क्या हमारी पृथ्वी करती है? 365 पॉइंट भी एग्जैक्ट आप माने तो 25, ठीक है, 365.25। ये फिर आगे जाके फिर लीप ईयर आ जाता है 4 वाला, ठीक है। फिर हमारा आता है मंगल ग्रह, मंगल, बस ये 4 याद रखना। मंगल ग्रह कितने दिन के अंदर सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है? 687 दिन, यानी जो अपना यहाँ पर लगभग 2 साल हो जाए उस टाइम मंगल ग्रह पर सिर्फ 1 ही साल हो, इस तरीके से याद रखो, ठीक है। तो 687 दिन में ये मेनली बुध का पक्का याद रखना, बुध 88 दिन, ये 3 तो पक्का याद रखना चाहिए, मंगल ना ही भूल लीजिए, ठीक है। 88, 225, 365, ओके ओके जी। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, तत्कालीन सरकार द्वारा नई आर्थिक नीति कब लागू करी? नई आर्थिक नीति सभी को पता 1991 के अंदर हुई थी, 24 जुलाई 1991, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जिसके तहत कि आपके एलपीजी आए थे, एलपीजी सुधार अभी नहीं बताया था मैंने आप लोगों को, एलपीजी सुधार, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आपके लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया गया। एलपीजी की फुल फॉर्म पूछेगा पक्का, ओके जी। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 315 से 23 के अंदर किस संवैधानिक निकाय के बारे में जानकारी? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। आपको मैं 3 संवैधानिक निकाय बताऊंगा जिनसे हर साल प्रश्न पूछा जाता है। पहला जो संवैधानिक निकाय है उसका नाम है चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। 100% होगा प्रश्न। इलेक्शन कमीशन का वर्णन है कौन से अनुच्छेद के अंदर दिया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 324। कैसे याद रखोगे? तो 24 का मतलब होगा चोबा, चोबों को चुन चुन के दीवार में ठोकते हैं, चुनने से बन गया चुनाव। चुनाव आयोग का वर्णन अनुच्छेद नंबर 324। आपसे पूछेगा यूपीएससी का वर्णन, संघ लोक सेवा आयोग, इसका वर्णन हमें किस अनुच्छेद के अंदर मिलता है? तो अनुच्छेद नंबर 315 है। यूपीएससी की तैयारी करनी है तो कमरे के अंदर बंद रहे, अनुच्छेद नंबर कौन सा? 315। इस तरीके से याद रह जाएगा जी, बिल्कुल याद रह जाएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा वित्त आयोग। वित्त आयोग की स्थापना आप लोगों की कब हुई? तो वित्त आयोग को बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल कमीशन। तो वित्त आयोग की आप लोगों की, एक सेकंड रुको भाई, कोई कंपनी वाला का फोन बाजा है, किसका बाजा है? 1 मिनट रुको। देखो वित्त आयोग भाई, तो वित्त आयोग की स्थापना आप लोगों की कब हुई? तो वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद नंबर आपका 280, ठीक है। कैसे याद रखोगे? 80, इतना ज्यादा खजाना देख के, इतना ज्यादा वित्त देख के, खजाना देख के हर कोई की, हर किसी की सिट्टी बजा सी, अनुच्छेद नंबर 280 वित्त आयोग की स्थापना आप लोगों की थी, फाइनेंशियल कमीशन, ठीक है। और अगर आपको खजाना चाहिए, खजाने से पहले आपको क्या है? जीएसटी देना पड़ेगा, यानी जीएसटी दोगे तो यानी इससे एक कदम पहले अनुच्छेद नंबर 279A के अंदर क्या है हमारा? 279A, इसके अंदर क्या हमें जीएसटी का वर्णन हमको देखने को मिलता है। ओके जी, फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया भाई, ठीक है। आपसे पूछा अनुच्छेद नंबर 315 से 23 के अंदर क्या जाएगा आप लोगों का? संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का वर्णन हमको देखने को मिलता है। कैग की बात होगी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग का वर्णन हमें किस अनुच्छेद के अंदर देखने को मिलता है? अनुच्छेद नंबर हमारा 148 के अंदर हमें कैग का वर्णन देखने को मिलता है। 148 के अंदर कैसे याद रखोगे भाई? 148 भाई, जो भी कोई गलत काम होगा उस गलत काम को रोकने के लिए क्या है? एक हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये क्या बीच में से
अड़ जाएगा। ठीक है, सरकार को इसको हिसाब देना पड़ता है, ये हिसाब मांगता सरकार से, तुमने पैसे कहाँ कहाँ पर खर्च करते हो, बीच में जाता नहीं, जनता पैसा गलत खर्च नहीं करना भाई, इस तरीके से। अगला प्रश्न आता है, नई आर्थिक नीति 1991 में निजीकरण की नीति के तहत निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 45% से बढ़कर कितनी हुई? यानी पहले जो आपकी निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी थी वो 45% थी हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर, और जब ये नई आर्थिक नीति आई 1991 वाली, तो इसके बाद हमारी कितनी प्रतिशतता बढ़ की कितनी होगी? टोटल 55% होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, कठोर एक्सरे की ऊर्जा 5 से डैश के केल्विन वोल्टेज के बीच होती है। कितने के बीच होती है प्रश्न आप लोगों से पूछेगा, 5 से कितने के बीच में होती है? तो जो हमारा एक्सरे होता है वो 2 टाइप का होता है। हमारा एक्सरे कितने टाइप का? 2 टाइप का होता है। पर पानी की घुट मार लूं, एक तो होता है आपके पास सॉफ्ट, एक होता है आपका कठोर यानी हार्ड। चौवालीस मिनट की क्लास होगी भाई, बस पूरी होने वाली कर दें पूरी। देखो भाई, सॉफ्ट वाला जो होगा ना, सॉफ्ट एक्सरे, उसकी रेंज होगा 0.1 तक लेगी 5 का बीच की, 0.1 to 5 keV के बीच की। ठीक है, और जो हार्ड वाला होता है उसकी रेंज कितने से होती है? उसकी रेंज 5 से स्टार्ट होती है, 5 से आपकी 10 तक की। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए, 5 से 10 keV तक की होती है। ओके ओके। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस पोषण संबंधी कमी से होने वाली बीमारी 2 प्रकार वेट और ड्राई है? कौन सी है ऐसी बीमारी जिससे 2 टाइप की आपकी बीमारी होती है, एक वेट और एक ड्राई? ठीक है, वेट का मतलब होता है गिल्ला, ड्राई का मतलब होता है सूखा। तो आपका जो बैरी बैरी रोग होता है, जो कि विटामिन बी की कमी से होता है, तो बैरी बैरी रोग आपका 2 टाइप का होता है, एक गिल्ला बैरी बैरी, एक सूखा बैरी बैरी। जो सूखा बैरी बैरी होता है वो आप लोगों का जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, अपना जो नर्वस सिस्टम है उसको तबाह करने का काम करता है। यानी अपना शरीर कांपना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अपना शरीर कमजोर हो जाए, झुनझुनी, मानसिक मतलब आप ना भरम होने लग जाओ, भाई उधर कोई खड़ा है, उधर कोई खड़ा है। ये सारा विटामिन बी की कमी से होता है। और मेनली जो सूखा बैरी बैरी होता है उसके अंदर होता है। जो आपका गिल्ला बैरी बैरी होता है इसके अंदर आपको दिल के अंदर परेशानी आपको महसूस होगी, दिल के अंदर कोई ना कोई मतलब दिल के अंदर चुभन होना या कुछ और होना, इस तरीके की मतलब जो दिल से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको प्रभावित करने का काम करो। सांस ज्यादा फूलना, पैडियां चढ़ दिए। ओके ओके जी। अगला प्रश्न आता है, कर्णम मल्लेश्वरी सिडनी 2000 ओलंपिक में भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता बनी जब उन्होंने महिलाओं की डैश श्रेणी में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। कर्णम मल्लेश्वरी ने कौन सी श्रेणी के अंदर कांस्य पदक जीतने का काम कराया था? तो आप लोगों की मतलब कि देखो, कर्णम मल्लेश्वरी पहली बात तो ये पूछा था कौन सी साल जीती है, याद रखना पक्का साल 2000 के अंदर। ठीक है, भारोत्तोलन वजन ठाणे से बिलोंग करती है और आपकी जो 69 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इस वजन श्रेणी के अंदर इन्होंने जीतने का काम किया था। ओके जी। अगला प्रश्न आता है, भारत के वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है किसके पास है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा। मनमोहन सिंह नहीं जी, मोरारजी देसाई बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर हमारे पास भी है, करेक्ट हो जाएगा। जो हमारे मोरारजी देसाई है ये एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने लगभग 10 बार है बजट पेश करने का काम करा। टोटल कितने बार? 10 बार। अब बहुत ही जल्द है निर्मला सीतारमण अगर 2029 तक वित्त मंत्री रहते तो वो इनका रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संगीत प्राचीन बंगाल के मछुआरों द्वारा गाया जाता है? पुराने टाइम पर जो बंगाल के जो मछुआरे हुआ करते उनके द्वारा कौन सा जो म्यूजिक है वो आपका गाया जाता था? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। पंडवानी, भावगीत, कुम्मी पाट्टू या बटियाली, कौन सा आप लोगों का गाया जाता था? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा, बताओ भाई। इजी और प्यारा प्रश्न है, सबको मेरे हिसाब से, कुछ लोगों को ना भी आता हो भाई। और बंगाल तो भी फेमस, बंगाल से तो इनकी बार पक्का प्रश्न होगा क्योंकि बंगाल के अंदर अभी इलेक्शन हुए हैं। पंडवानी, भावगीत, कुम्मी पाट्टू या बटियाली, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा? ए है, करेक्ट जगह पंडवाली है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई। देखो हमारा जो भारत का मैप है ऐसे हमारा, ठीक है, ये हमारा दक्षिण भारत की अभी बात करने लगे तो दक्षिण भारत के अंदर जो हमारा ये वाला हिस्सा, ये पश्चिमी हिस्सा है, तो यहाँ पर क्या हमारे जो भी ये एरिया है यहाँ पर ऐसे ऐसे पहाड़ से बने हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जी पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। ठीक है, और इस तरफ के एरिया में भी ऐसे ऐसे पहाड़ बने हुए होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पूर्वी घाट। ये करते क्या? ये मेनली बारिश को रोकने का काम करते हैं। अब जैसे केरल वगैरह का एरिया, यहाँ पर बारिश ज्यादा आती है, इसीलिए आती है क्योंकि ये घाट है, उस बादलों को रोकने का काम करते हैं। ओके जी। अब ये जो पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट, इनसे रिलेटेड प्रश्न हो जाए, इनकी ऊंचाई जो मेनली
पश्चिमी घाट वो ज्यादा ऊंचे हैं, पूर्वी घाट थोड़े कम ऊंचे, मतलब ऐसे ढलान बना हुआ है। ठीक है, आपसे ढलान भी पूछ लेता है कहां से कहां तक ढलान बना, तो पश्चिमी ऊंचे हैं, पूर्वी नीचे हैं। पश्चिमी घाटों की जो ऊंचाई है वो आप लोग बोलोगे 900 से 1500 मीटर के बीच में है, और जो पूर्वी घाट की ऊंचाई वो लगभग 600 मीटर के आसपास है। ठीक है, तो ये एक तो ये चीज याद रखना। अभी पूछा है ना पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई, तो आपकी 600 मीटर होगी, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपसे जो मेन चीज पूछता हूं ये पूछता है कि जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी, उस ऊंची चोटी का नाम बताओ। तो अनाईमुड़ी, कौन सी भाई? अनाईमुड़ी क्या है आपकी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी? भाई इसकी नाड़ क्या है? नहीं मुड़ेगी। इस तरीके से जमा ऊंची चोटी बना के रखा है, तो नाड़ नहीं मोड़ूंगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको याद रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या जिसका उपयोग लॉन्ड्री में डिटर्जेंट के रूप में किया जाता है? बोरेक्स, बताओ भाई इसका साइंटिफिक नेम क्या है? लॉन्ड्री के अंदर यानी कपड़े धोने के अंदर हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों से पूछेगा, बताओ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका साइंटिफिक नेम है। यानी देखो अभी तक साइंस के कितने 2 प्रश्न आए हैं, एक तो विटामिन वाला आया था, एक आपका बोरेक्स वाला, यानी कि जो 50 नंबर की जीके आई उसके अंदर साइंस के प्रश्नों का भी योगदान है। अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र टीन उत्पादक राज्य कौन सा है? देखो टीन की जो तुम्हारी छाती हो क्या होनी चाहिए? टीन की होनी चाहिए, मजबूत। ठीक है, छत्तीसगढ़ किस लिए फेमस? आपका टीन के उत्पादन के लिए फेमस है। मैं आपको 2-3 राज्य कराऊंगा कौन सा किसके लिए फेमस है, उन दोनों तीनों के नाम बकायदा आप लोगों को याद रखने हैं। ईरा आपका मध्य प्रदेश के, जो डायमंड है, डायमंड हमारा कहां पर? मध्य प्रदेश जो राज्य हमारा डायमंड के लिए फेमस। कैसे याद रखोगे? जो ईरा होता है ना, ईरा जैसे चमकदार होता है उसी टाइप से जो हमारा मध्य का हिस्सा है ना, जो पेट का, ये भी क्या पतली कमर चमकदार होती है, इस तरीके से याद रखो। ओके जी, ये भी याद रह जाए, पूछे जाते एक शर्त भी करवा। सोना, ठीक है, सोने की खान कहां पर है? जिसके पास सोना जाए घना नाटक करो, पैर की दिखाओगा मेरा पास सोना है, तो यानी कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर क्या? कर्नाटक आपका सोने के लिए फेमस है। टीन के लिए कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़। आपका हीरे के लिए कौन सा हो गया? आपका मध्य प्रदेश हो गया। इस तरीके से आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वह स्थान जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। महापरिनिर्वाण अभी मैंने आपको पहले ही बताया था। महापरिनिर्वाण का मतलब मेरा तो निर्वाण, मेरा तो गुजारा हो गया। ठीक है, मैं तो अब संन्यास लेने लग रहा हूं, मैं तो अब मरने लग रहा हूं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? मृत्यु। मृत्यु कहां पर मिली थी? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के अंदर। मैंने आपको बताया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, जो वही तो प्रश्न पूछा गया है। ओके जी, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को केंद्रीय कानून के खिलाफ अपराध के लिए सजा, सैन्य अदालत द्वारा दी गई सजा या मृत्युदंड के खिलाफ समाधान? राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति। राष्ट्रपति क्या किसी के जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, तो बेहतर बनाने से क्या? अनुच्छेद नंबर 72, ऑप्शन नंबर हमारा ए है, करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें राज्यपाल की समाधान की शक्ति, तो उसका वर्णन हमें अनुच्छेद नंबर 161 के अंदर क्या? राज्यपाल की समाधान की शक्ति हमको देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन राज्यपाल क्या है? राज्यपाल सब कुछ क्षमा कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। ये एक डिफरेंस है। ठीक है, राज्यपाल के मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, मृत्युदंड को केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है। ओके जी, अगला प्रश्न आता है, 1948 की औद्योगिक नीति में भारत में उद्योगों को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया? अभी मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही नहीं बताया था औद्योगिक नीति। 1948 वाली में 48 के अंदर क्या गया? 4 आ गया, 4 भाग थे। 56 वाली को 3 भागों के अंदर कराया गया था, तो कितने? 4 भाग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आसान है यार, तुम करोगे ना सब क्लियर हो जाएगा। पीएसई कंप्यूटर के अत्यधिक उपयोग के कारण होने वाली मृगी के एक दुर्लभ रूप के इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम है। पीएससी का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर का प्रश्न भी आया है, इसका पूर्ण रूप क्या है? ये प्रश्न आप लोगों से मुझे बताओ फटाफट से। कितने मिनट की होगी? 1 सेकंड को 51 मिनट की क्लास होगी, बस पूरी होने वाली है, टेंशन ना लो। तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग बता दें, फोटो सेंसिटिव एपिलेप्सी सीजियर। इसका मतलब क्या? जब जैसे आप कंप्यूटर का अधिक यूज करते तो आपकी आंखों के ऊपर क्या, आंखें के ऊपर जो भी इमेज बनती है उसको फोटो बोलते हैं। ठीक है, तो यानी आपकी जो आंखें, उन आंखों के अंदर क्या दिक्कत होने लगती है, आपको मिर्गी के दौरे भी आने स्टार्ट हो सकते हैं। तो फोटो सेंसिटिविटी एपिलेप्सी सीजियर। अगला प्रश्न आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा। काले काले जो बैल है कहां पर देखने को मिलते हैं? कालबेलिया फेस्टिवल भी राजस्थान का, काले काले जो बंगे हैं वो भी कहां पर? हमें राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के अंदर गर्मी अधिक है, तो ये हमें वहीं पर देखने को मिलता है। ओके जी, चीज हमारे समझ आ गई। गुजरात के अंदर हमें कौन सा लोथल, लो सर, थन लो, थन कब दिया जाता है? रात को दिया जाता है। दूध का जो थन होता है ऐसे धर 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 धर, रात के टाइम में तो दूध निकालते हैं इस तरीके से। हरियाणा के अंदर आपका राखी गड्डी सबसे बड़ा स्थल है पूरे भारत का, राखी गड्डी। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला प्रश्न आता है आप लोगों के पास, सर दोराबजी टाटा ने भारत के किस खेल संगठन के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय ओलंपिक संघ, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्पेशल ओलंपिक संघ, पूरा जो खेल वाला जो टॉपिक है बैच के अंदर स्पेशल करवा रखा है, जहां पर मैंने इंडिया जी के 150 क्लासों के अंदर करवा रखी है। भारतीय ओलंपिक संघ है IOA इंटरनेशनल, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे कौन बने थे? सर दोराबजी टाटा बने थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च
न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार देता है। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन हमको मिलता है अनुच्छेद नंबर 124 के अंदर। क्या हमें सुप्रीम कोर्ट का वर्णन मिलता है? इसको कैसे याद रखोगे? भाई सुप्रीम कोर्ट क्या हर एक को चुभता, हर एक अपराधी को चुभता। 24 का अंदर हो गया चुभना, ठीक है। इसके अलावा एक अनुच्छेद नंबर 127 के अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तदर्थ न्यायाधीश है, तदर्थ का मतलब होता है जो भी हम लोग टेम्परेरी न्यायाधीश लगाते हैं, एड होक, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एड होक न्यायाधीश है उनका वर्णन हमको 127 के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 137 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भाई अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी अपना डिसीजन देता है तो उसके ऊपर क्या दोबारा से क्या है मतलब कि समीक्षा कर सकता है कि हाँ भाई मेरा डिसीजन सही है या नहीं है, कोई अगर चुनौती दे तो। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में कुल कितनी लेन है? ये नॉर्मल जनरल नॉलेज का प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न अगर आ भी जाते तो भी मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं क्योंकि किसी को नहीं पता होता, ठीक है। कौन है भाई तमनो बताओ मामा, यो एक काम है कि हम एक एक्सप्रेस वे देख दे फिर मैं कितनी लेने कितनी को नहीं, 14 आंसर आएगा। वैसे था ये मतलब ये कि मतलब इसकी टेंशन मत लेना। सीओपीडी वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम है। सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। सीओपीडी की फुल फॉर्म क्रोनिक ओनोकोलॉजिकल पुल्मोनरी डिसीज नहीं जी, क्रोनिक ऑर्थो पुल्मोनरी डिसीज नहीं जी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कोई प्रश्न रहेगा कि नहीं, ठीक है। तो भाई टोटल 37% थे जो कि जीके से बिलोंग करते थे। इसके अलावा जो पर्सन बच गए टोटल कितने बच गए? 13%, यानी 13 क्वेश्चन आपके करंट से आए थे भाई, ये समझो। मैंने करंट के छोड़े थे, ठीक है। पेपर आपका नवंबर के अंदर हुआ था, नवंबर 2022 के अंदर। करंट आप लोगों से जैसे अगस्त की पूछी गई थी, सितंबर की भी बकायदा करंट आई हुई थी, यानी अक्टूबर की तो नहीं आई थी, अगस्त सितंबर। यानी कि अब जैसे मान लीजिए जब भी आपका एग्जाम होगा तो उससे मतलब एक महीना पहले वाली करंट तो पूछनी। यानी अब आप ये समझो कि जनवरी 2026 से करंट पढ़नी आप स्टार्ट कर दो, इससे पहले पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये करंट आएगी, टोटल 13% आनी है, ये चीज दिमाग के अंदर सेट रखना, ठीक है। 37% आपके जीके के आए थे, मैंने आप लोगों को करवा दिया। आप लोगों को पता भी लग गया हुआ किस टाइप के क्वेश्चन आने लग रहे हैं। देखो भाई जिसने इंडिया जीके अच्छे से कर रखी है ना, डीपली पढ़ रखी है, उसके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं बकायदा आपको सारे प्रैक्टिस सेट करवा दूं, जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न है सारे करवा दूं आपको यहीं पर यूट्यूब के ऊपर फ्री, ठीक है। उसके बाद करने का काम बच गया आपका। एक मैं आपको इंग्लिश की डेमो क्लास लगवा दूंगा कल, आपको खुद को पता लग जाए हाँ भाई इंग्लिश किस हिसाब से आने लग रही, कैसे आने लग रही है, और इंग्लिश वाले सर आपको कैसे करवाएंगे। क्योंकि पहले भी जैसे एक शायद लखनऊ हाई कोर्ट का था इसी टाइप का एग्जाम, उसके अंदर भी इसी टाइप से इंग्लिश से हिंदी कन्वर्जन और ये लेटर वगैरह और ये चीज़ें आई थी लिखने के लिए। तो इंग्लिश वाले सर ने ही तैयारी करवाई थी, और सर की तरफ से मतलब सर के पास उस टाइम कम ही बच्चे थे, शायद 20 बच्चे थे। उस 20 के अंदर से सर ने 5 बच्चों का सिलेक्शन करवाया था, ठीक है। जो मतलब उधर से पढ़ के 5 बच्चे लगे थे सारा इंग्लिश कन्वर्जन। भाई ज़रूरी थोड़ी ना कि सारे के सारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है भाई। 20 बालक थे सर के पास, ऑफलाइन पढ़ते थे सर के पास, ठीक है, इंग्लिश वाले सर के पास, और उसके अंदर से 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। बाकी 15 बच्चे कोई जीके के अंदर गया, कोई टाइपिंग के अंदर गया, मतलब फाइनल तक जाने की बात बताने लगे ना, फाइनल तक ये बच्चे गए थे। तो जीके के अंदर खासकर इंग्लिश के ऊपर थोड़ा अच्छा ध्यान रखना। जीके की इंग्लिश हिंदी के अंदर पढ़ने के बजाय थोड़ी सी जीके को कोशिश करना कि आप इंग्लिश के अंदर समझो, ठीक है। अपने अभी ना पूरी इंग्लिश का रटने की जरूरत नहीं है। हेमंत ऋतु को इंग्लिश में भी हेमंत ही बोलते हैं, ठीक है। आप देख लो हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र वैसाख को भी इंग्लिश में चैत्र वैसाख ही बोलते, इतना आप समझ जाओगे अगर आपकी इतनी इंग्लिश तो ठीक होगी, ठीक है। लेकिन कोशिश करना, आप जैसे मैं आपको इसकी पीडीएफ दूंगा ना टेलीग्राम के ऊपर भी, तो आप कोशिश करना कि आप इसको इंग्लिश के अंदर पढ़ो, क्वेश्चनों को, एक्सप्लेनेशन को नहीं, क्वेश्चनों को इंग्लिश के अंदर पढ़ो, ठीक है। थोड़ी सी आपकी हैबिट हो जाएगी, इतने 20-25 दिन में, महीने 2 महीने में, मतलब 2 महीने बाद मेरे को संभावना लगने लग रही पेपर होगा इसका, ठीक है। आप ये मानो कि सितंबर में पेपर हो जाएगा, अगस्त एंड या सितंबर में, तो उस हिसाब से तैयारी करो। और डेली का भी जैसे मैं आपको बैच बता दूंगा, एक बार आप लोग अगर कमेंट करके बताओगे तो डेली की 2-2, 3-3 क्लास आप लोगों की करनी है। आप लोगों को जीके की जो भी मैंने बैच के अंदर करवा रखी है, आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों टाइप की चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इंग्लिश की भी उसकी भी सारी चीज़ें करवाऊंगा मैं। एक बार आपके लिए बताऊँ, पूरा शेड्यूल बताऊँगा बैच का मैं, ठीक है। कल एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि भाई कैसे कैसे बैच के अंदर से तैयारी करनी, क्या कुछ रहेगा, ठीक है। एक बार के लिए तो आप ये बताओ क्लास कैसी लगी, चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, तुम्हारा क्या तुमको फील हुआ कि हाँ हम लोग पेपर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। लाना ले लो, खा जाओ फटाफट।